नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी को एक नए नजरिए से देखने की बात करता है। हाँ, मतलब सिर्फ तारीखें नहीं। बिल्कुल। कह रहे हैं कि 1498 में वास्को ड गामा के आने से लेकर 1947 की आजादी तक ये एक पूरी संघर्ष गाथा है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप और कहानी की तरह समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। तो देखते हैं ये गाथा कैसे खुलती है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो है इसका नजरिया। नजरिया? कैसा नजरिया? मतलब ये इतिहास को एक कहानी की तरह बताने की कोशिश करता है। अच्छा, कहानी की तरह। 1498 में वास्को द गामा के आने से लेकर, हाँ बिल्कुल, 1498 से शुरू होकर 1947 में भारत की आजादी तक। तो इसमें वो सब आ गया होगा, यूरोपीय शक्तियों का आना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। हाँ, जिसे कंपनी रूल कहते हैं वो, फिर 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ। लेकिन इतने बड़े इतिहास को कहानी कैसे बनाया जा सकता है? ये तो काफी जटिल है। यहीं पर इसका स्ट्रक्चर काम आता है। सीरीज 7 पार्ट्स में बटी है और हर पार्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए। 7 भाग? अच्छा, ये कौन कौन से हैं? देखिए, पहला भाग है 1498 से 1707 तक। मतलब वास्को द गामा से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। बिल्कुल, मुगल साम्राज्य के उतार का एक बड़ा मोड़ था वो। हाँ, और दूसरा भाग है 1707 से 1757, औरंगजेब की मृत्यु से प्लासी के युद्ध तक। प्लासी का युद्ध, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से कंपनी का दबदबा बढ़ाना। सही कहा। इसीलिए तीसरा भाग 1757 से 1857 पूरा का पूरा कंपनी राज पर है। अच्छा, 100 साल का कंपनी राज। हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत बन गई थी। तो फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद आया चौथा भाग 1858 से 1885। इसे कहते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब सत्ता सीधे ब्रिटिश राजघराने के हाथ में। ये बहुत बड़ा बदलाव था। समझ गया। और इसके बाद फिर शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। 5वां भाग है 1885 से 1905, जब कांग्रेस बनी। कांग्रेस का उदय। और छठा भाग 1905 से 1919 तक। इसे स्रोत ने चरमपंथी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा है। अच्छा, और इसी में गांधी जी का भी भारत आगमन हुआ ना? हाँ बिल्कुल, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। और फिर आखिरी 7वां भाग, वो तो आजादी तक होगा। हाँ, 1920 से 1947, पूरा गांधीवादी युग या गांधीयन एरा और स्वतंत्रता प्राप्ति तक का सफर। घटनाओं को एक क्रम में समझने के लिए अच्छा है। हाँ, और जैसा आपने शुरू में कहा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि इसमें साफ टाइमलाइन होगी, महत्वपूर्ण लोग, एक्ट्स और एग्जाम टिप्स भी होंगे। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का स्टडी मटेरियल भी है। भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं निर्णायक दौर पर बात करने वाले हैं जी। हम बात कर रहे हैं 1498 से 1707 तक के समय की। हाँ, यानी वास्को डी गामा के आने से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक। बिल्कुल, ये वो दौर था जिसने आने वाली सदियों के भारत की जो रूपरेखा है, हाँ, उसको तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। सही कहा। लगभग 200 साल मतलब भारत के लिए जबरदस्त उथल पुथल वाले रहे। हाँ, एक तरफ तो देखिए, समुद्री रास्ते से यूरोपीय ताकतें आ रही थी अपने व्यापारिक इरादे लेकर, और फिर धीरे धीरे उनके राजनीतिक मंसूबे भी दिखने लगे। अच्छा। और दूसरी तरफ भारत के अंदर मुगल साम्राज्य जैसी एक विशाल शक्ति वो अपनी चरम पर पहुंच रही थी जी। लेकिन उसी के साथ साथ उसके कमजोर होने की दीज भी कह सकते हैं पड़ रहे थे। हाँ, ये विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। और हाँ, इसी दौर में विजयनगर जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य भी थे, खासकर शुरुआती हिस्से में, और मराठों जैसी नई ताकतें भी उभर रही थी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इन 2 सदियों ने भारत के इतिहास की दिशा बदली। तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय शक्तियों के आगमन से। हाँ। 1498 वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि इसने यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, पुर्तगाली सबसे पहले आए। उनका मुख्य लक्ष्य था मसाला व्यापार, खासकर काली मिर्च। मसालों पर एकाधिकार? हाँ, एकाधिकार करना। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ स्थानीय शासकों से ही संघर्ष नहीं किया,
जैसे कालीकट के ज़मोरिन। हाँ, ज़मोरिन के साथ तो उनकी काफी झड़पें हुई, जी। बल्कि दूसरे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भी रोकने की पूरी कोशिश की। जी। उन्होंने गोवा जैसे 1510 में कब्जा किया, ऐसे अपनी मजबूत नौसैनिक अड्डे बनाए। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद फिर? पुर्तगालियों के बाद आए डच। अच्छा। उनकी कंपनी थी VOC, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में बनी। हाँ, VOC। ये कहीं ज्यादा संगठित थी और ज्यादा व्यापार केंद्रित थी। अच्छा। उनका ध्यान मसालों के साथ साथ सूती वस्त्र, रेशम, नील, इन चीजों पर भी था। उन्होंने मसूलीपट्टनम, 1605, पुलिकट, सूरत ऐसी जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये फैक्ट्री मतलब कारखाने में ही थे ना? नहीं, फैक्ट्री का मतलब उस समय सिर्फ गोदाम और दफ्तर होता था, जहाँ से वो अपना माल जमा करते थे और व्यापार चलाते थे, उत्पादन निकाय नहीं। ठीक है। और डचों की अंग्रेजों से जबरदस्त होड़ थी, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में तो बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर अंग्रेजों का नंबर आया। हाँ, फिर आते हैं अंग्रेज। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ये बनी 1600 में। 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर लेकर। जी, एक शाही चार्टर मतलब अधिकार पत्र लेकर। शुरुआत में उनका रवैया थोड़ा अलग था, डचों जैसा आक्रामक नहीं, थोड़ा याचनापूर्ण कह सकते हैं। हाँ, वो मुगल दरबार में इजाजत लेने गए थे। बिल्कुल, व्यापारिक रियायतें पाने के लिए दूत भेजे, जैसे कैप्टन हॉकिंस 1608 में। 1608 में हॉकिंस और फिर सर थॉमस रो भी आए। हाँ, सर थॉमस रो 1615 में। ये दोनों जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिली भी। मिली, बिल्कुल मिली। उन्होंने सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री खोली 1613 में। 1613 सूरत। उससे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में खोल चुके थे। फिर मद्रास, हुगली, बंबई, कलकत्ता, धीरे धीरे कई जगह अपनी बस्तियां बसाईं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया। नहीं, यहीं पर बदलाव आता है। उन्होंने अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी शुरू कर दी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। जी, फोर्ट विलियम 1696 में। इतना ही नहीं, उन्होंने तो जमींदारी अधिकार भी ले लिए थे। बिल्कुल, 1698 में उन्होंने सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर इन गांवों की जमींदारी हासिल कर ली। और इन्हीं से मिलकर कलकत्ता शहर बना बाद में। हाँ, उसकी नींव पड़ी। तो ये किलेबंदी करना, जमींदारी हासिल करना, ये उनके बढ़ते इरादों का साफ संकेत था। वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे। सही बात है, ये महज व्यापारिक कंपनियां नहीं रह रही थी। हाँ। अच्छा, डेनिश लोग भी आए थे, पर उनका प्रभाव काफी सीमित रहा। उनका मुख्य केंद्र था ट्रैंकुबार, 1620 में फैक्ट्री लगाई थी। डेनिश के बाद फ्रांसीसी। हाँ, वो तो काफी बाद में आए शायद। हाँ, फ्रांसीसी इस दौर में सबसे आखिर में शामिल हुए। उनकी कंपनी बनी 1664 में। 1664। इसमें उनके मंत्री थे कोलबर्ट। उनके प्रयास काफी थे और ये कंपनी काफी हद तक सरकारी नियंत्रण में थी। अच्छा, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली 1668 में, मसूलीपट्टनम में भी खोली, और फिर पौंडीचेरी तो बहुत महत्वपूर्ण बेस बना उनका। बिल्कुल, 1673 में फ्रांसवा मार्टिन ने इसकी स्थापना की, और चंद्रनगर भी बंगाल में 1692 के आसपास। ये दोनों जगह आगे चलकर अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष के मुख्य केंद्र बनी। तो एक तरफ ये यूरोपीय ताकतें धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थीं, और दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति मुगल साम्राज्य। हाँ, मुगल साम्राज्य, वो अपने शिखर पर था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने साम्राज्य को काफी मजबूती दी थी। जी, और फिर औरंगजेब का लंबा शासनकाल आया 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707, 50 साल लगभग। हाँ, और उनके समय में साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा था। और उनका प्रशासन कैसा था? सुना है काफी केंद्रीकृत था। हाँ, काफी केंद्रीकृत और व्यवस्थित था। इसका आधार थी मनसबदारी व्यवस्था। अच्छा, ये मनसबदारी क्या थी असल में? ये शब्द बार बार आता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। मनसबदारी मतलब एक रैंक आधारित प्रणाली थी। रैंक सिस्टम। हाँ, इससे अधिकारियों की पदवी यानी उनका स्टेटस, उनकी सैलरी और उन्हें कितने सैनिक या घुड़सवार रखने हैं, ये सब तय होता था। अच्छा। और ये सेना और नागरिक प्रशासन दोनों का आधार थी। ठीक है। और लगान वगैरह के लिए? भू राजस्व के लिए खासकर उत्तर भारत में जब्त प्रणाली लागू थी। जब्त? हाँ, जब्त। इसमें जमीन की पैमाइश की जाती थी, नपाई होती थी, और फिर उपज के आधार पर लगान तय किया जाता था। अच्छा, काफी सिस्टमैटिक लगता है। हाँ, व्यवस्थित था। हमें आईने अकबरी जैसी किताबों से इस प्रशासन की काफी बारीकियों का पता चलता है।
लेकिन औरंगजेब के दौर में ही पतन के लक्षण भी दिखने लगे थे, ऐसा कहते हैं। हाँ, दिखने लगे थे। इसका एक बड़ा कारण था उनका दक्कन अभियान। दक्कन में मराठों और दूसरी सल्तनतों के साथ। जी, वो एक बहुत लंबा और खर्चीला सैन्य अभियान साबित हुआ। इससे शाही खजाने पर जबरदस्त बोझ पड़ा और साथ ही उनकी कुछ नीतियां, जैसे जजिया कर को फिर से लगाना, हाँ, जजिया कर, और कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश देना, इन चीजों ने गैर मुस्लिम प्रजा में, खासकर राजपूतों, जाटों, सतनामियों और सिखों के बीच असंतोष पैदा किया। और इसी असंतोष के कारण कई विद्रोह भी हुए। बिल्कुल, कई बड़े विद्रोह हुए उनके समय में। इसी दौर में जमींदारों की भूमिका भी बड़ी होगी। हाँ, जमींदार स्थानीय स्तर पर तो शक्तिशाली थे ही, वो राजस्व वसूली में मुगलों की मदद करते थे। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। अच्छा। और मुगल दरबार, वो तो अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। हाँ, बहुत भव्य संस्कृति थी। फारसी भाषा और शिष्टाचार का बोलबाला था। झरोखा दर्शन जैसी रस्में होती थीं। कला, वास्तुकला का खूब विकास हुआ। जैसे महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा भी शायद इसी दौर में हुआ। जी हाँ, रज़्मनामा, ये उसी दौर की देन है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ देखें तो इस काल के शुरुआती हिस्से में तो विजयनगर साम्राज्य एक बड़ी ताकत था। बिल्कुल, खासकर कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1509 से 1529 तक। 1509 से 1529 कृष्णदेव राय। हाँ, उनका प्रशासन नायक प्रणाली पर आधारित था। नायक प्रणाली। इसमें नायकों को सैन्य जिम्मेदारियों के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे अमरम कहते थे। अच्छा, अमरम भूमि। जी, और व्यापार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर घोड़ों का आयात। ये उनकी सैन्य शक्ति का अहम स्रोत था। उन्होंने सिंचाई के लिए बड़े बड़े हौज और नहरें बनवाई, मंदिरों का खूब संरक्षण किया। लेकिन विजयनगर का पतन भी तो हो गया था ना? हाँ, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई। उसके बाद विजयनगर का पतन हो गया। लेकिन कृष्णदेव राय का जो दौर था, वो दक्षिण भारत के इतिहास में स्वर्णिम माना जाता है। सही। और फिर पश्चिम भारत में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, मराठा। हाँ, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। उनकी मृत्यु 1680 में हुई। 1680। मराठों का उदय मुगलों के लिए, खासकर औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। उनका प्रशासन कैसा था? उनका प्रशासन अष्टप्रधान पर आधारित था। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री। जी, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो प्रशासन चलाती थी। और उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति का बड़ा सफल प्रयोग किया। हाँ, छापामार युद्ध। बिल्कुल। और उन्होंने दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी नाम के कर वसूलने शुरू किए। ये चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? ये भी बहुत सुनने में आते हैं। हाँ, इन्हें समझना जरूरी है। चौथ जो था वो पड़ोसी इलाकों से उनकी आय का 1/4 हिस्सा होता था। अच्छा, 14th। हाँ, ये एक तरह से सुरक्षा या हमला ना करने के एवज में लिया जाता था। ओके। और सरदेशमुखी सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% होता था। ये मराठे उस इलाके पर अपना वंशानुगत अधिकार जताने के लिए वसूलते थे। सरदेशमुख मतलब इलाके का मुखिया। अच्छा, तो इन करों से उन्हें आर्थिक ताकत मिली? बिल्कुल, मराठा शक्ति को आर्थिक आधार मिला। तो कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक मंजर काफी उलझा हुआ था। बहुत जटिल था। यूरोपीय कंपनियां फरमान हासिल कर रही थी मुगलों से और स्थानीय शासकों से। हाँ, शाही आदेश लेकर व्यापारिक रियायतें ले रही थी। अपनी बस्तियां किलेबंद कर रही थीं, जमींदारी जैसे अधिकार भी पा रही थीं। मतलब उनके इरादे साफ हो रहे थे। हाँ, उनके क्षेत्रीय इरादे बढ़ रहे थे। और वहीं औरंगजेब के समय मुगल सत्ता ऊपर से तो बहुत मजबूत दिख रही थी, पर अंदर से कमजोर हो रही थी। जी, और इसी कमजोरी ने बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबों के जो गवर्नर थे, उनको 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, हाँ, अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का मौका दे दिया। तो ये राजनीतिक बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहे थे? जाहिर है असर तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल, सीधा असर पड़ रहा था। यूरोपीय कंपनियों के आने का मुख्य मकसद ही आर्थिक था। मसाले, कपड़े, नील, शोरा, इन सब की यूरोप में बहुत मांग थी। और इस व्यापार में भारतीय व्यापारी भी शामिल थे। हाँ, बिल्कुल, भारतीय व्यापारी, दलाल, कारीगर सब शामिल थे। लेकिन जो नियंत्रण था वो धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों के हाथ में जा रहा था। एक दिलचस्प बात ये भी है कि शुरुआत में इन कंपनियों को भारत से सामान खरीदने के लिए सोना चांदी लाना पड़ता था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यूरोप में बनी चीजों की भारत में ज्यादा मांग नहीं थी उस समय। तो मतलब शुरुआत में तो भारत में बुलियन आ रहा था। हाँ,
इस कीमती धातु के आने से मुगल अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक फायदा भी हुआ होगा, लेकिन ये संतुलन लंबे समय तक नहीं रहा, वो बदलने वाला था। और इस व्यापार से बंदरगाह शहर तो खूब फले फूले होंगे। बहुत। सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम, फिर बाद में मद्रास, बंबई, पौंडीचेरी, ये सब महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। और कृषि, वो तो तब भी अर्थव्यवस्था का आधार रही होगी। हाँ, कृषि तो मुख्य आधार थी ही। मुगल भू राजस्व प्रणाली, जैसे हमने जब्त की बात की, काफी विकसित थी। गांवों में किसान मुख्य रूप से दो तरह के थे। एक खुद काश्त, जो अपनी जमीन पर खेती करते थे। खुद की काश्त मतलब अपनी जमीन। हाँ, और दूसरे पाही काश्त, जो दूसरों की जमीन पर मतलब किराए पर लेकर या बटाई पर खेती करते थे। अच्छा। और ग्राम समुदाय, पंचायतें, इनका गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत अहम रोल था। कोई नई फसलें भी आई इस दौरान? हाँ, आई। तंबाकू और मक्का जैसी फसलें इसी दौर में आईं। ये पुर्तगालियों के जरिए अमेरिका से भारत पहुंची थी। अच्छा, तंबाकू और मक्का। हाँ। और उद्योग, भारत तो अपने कपड़ों के लिए मशहूर था। बिल्कुल, भारत का वस्त्र उद्योग सूती और रेशमी दुनिया भर में मशहूर था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हाँ। इसके अलावा भारत उच्च कोटि के इस्पात के लिए भी जाना जाता था, जिसे वुड स्टील कहते थे। वुड स्टील। जी। और जहाज निर्माण भी होता था। यूरोपीय कंपनियां शुरू में इन्हीं तैयार मालों को खरीदने में दिलचस्पी रखती थी। और राजस्व वसूली के तरीके अलग अलग थे पूरे देश में। हाँ, काफी विविधता थी। मुगलों की जब्त प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर भारत में थी। दक्षिण में विजयनगर की अपनी व्यवस्था थी। मराठे चौथ सरदेशमुखी वसूल रहे थे। और इसी बीच अंग्रेजों ने कलकत्ता के पास के गांव की जमींदारी ले ली 1698 में। हाँ, ये उनके राजस्व प्रशासन में उतरने का पहला कदम था। बिल्कुल, यहीं से वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे बाद में इतिहासकारों ने धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया। हालांकि इस दौर में वो शायद शुरुआती चरण में थी। हाँ, बहुत शुरुआती चरण में, लेकिन बीज पड़ चुके थे। ये आर्थिक बदलाव समाज और संस्कृति को भी तो छू रहे होंगे। निश्चित रूप से यूरोपीय लोगों का संपर्क बढ़ रहा था, भारतीय शासकों से, व्यापारियों से, कुछ हद तक आम लोगों से भी। हालांकि उनकी बस्तियां ज्यादातर अलग थलग ही रहती थी। और भारतीय समाज पर मुगल संस्कृति का असर कैसा था? बहुत गहरा असर था। फारसी दरबारी भाषा बन गई थी। शिष्टाचार के खास तरीके थे। लघु चित्रकला, वास्तुकला, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब तो मुगल वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। बिल्कुल। और भारतीय ज्ञान परंपरा में भी रुचि ली गई। जैसे महाभारत, रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ। रज़्मनामा का जिक्र हमने किया। हाँ। और दक्षिण में विजयनगर की अपनी अलग संस्कृति थी। हाँ, बिल्कुल। वहाँ भव्य मंदिर बने, जैसे विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। महानवमी डिब्बा पर बड़े राजकीय उत्सव होते थे। तेलुगु साहित्य का बहुत विकास हुआ। कृष्णदेव राय खुद एक बड़े कवि थे। उनकी रचना है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद, अच्छा। और धार्मिक स्थिति कैसी थी इस दौर में? देखिए, हिंदू धर्म और इस्लाम ये मुख्य धारा के धर्म थे। भक्ति और सूफी आंदोलनों का प्रभाव समाज पर बना हुआ था। औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियों ने, जैसा हमने पहले बात की, तनाव जरूर पैदा किया। हाँ। इसी दौर में सिख धर्म का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 खालसा पंथ की स्थापना, इसने सिखों को एक नई पहचान दी। हाँ, एक सैन्य धार्मिक पहचान दी। और ईसाई मिशनरी भी यूरोपीय व्यापारियों के साथ आए थे, लेकिन इस अवधि में उनका प्रभाव बहुत ही सीमित था। ठीक है। और समाज की संरचना कैसी थी? क्या जाति व्यवस्था मजबूत थी? हाँ, जाति व्यवस्था तो कठोरता से लागू थी। ग्रामीण समाज पंचायतों और जजमानी व्यवस्था पर आधारित था। जजमानी, महाराष्ट्र में इसे बलूतेदार कहते हैं शायद। हाँ, महाराष्ट्र में बलूतेदार व्यवस्था। इसमें अलग अलग जाति समूह एक दूसरे को अपनी सेवाएं देते थे। एक तरह का लेन देन था। अच्छा। और महिलाओं की स्थिति? कृषि और घरेलू कामों में महिलाओं की भूमिका तो अहम थी, लेकिन जो तत्कालीन यूरोपीय यात्री थे वो अपने विवरणों में अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और क्या दास प्रथा भी थी? हाँ, दास प्रथा का भी चलन था उस समय। अच्छा, हमने औरंगजेब की नीतियों और उनसे उपजे असंतोष की बात की थी। जी। तो क्या बड़े विद्रोह भी हुए इस दौरान? हाँ, बिल्कुल। औरंगजेब के शासनकाल में कई बड़े विद्रोह हुए। जाटों का विद्रोह हुआ, सतनामी साधुओं का विद्रोह हुआ, सिखों का संघर्ष चला और मराठों का प्रतिरोध तो खैर लंबे समय तक चला। और इतिहासकार मानते हैं कि ये विद्रोह काफी हद तक औरंगजेब की नीतियों की प्रतिक्रिया थे। हाँ, कई इतिहासकार इन विद्रोहों को औरंगजेब की नीतियों, खासकर उनकी धार्मिक और कृषि संबंधी नीतियां थी, उनकी प्रतिक्रिया मानते हैं। और यूरोपीय शक्तियों और स्थानीय शासकों के बीच भी तो टकराव हुए होंगे शुरू में। हाँ, शुरुआती झड़पें हुई।
जैसे पुर्तगालियों और ज़िमोरिन के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। तो ये दिखाता है कि यूरोपीय विस्तार हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। सही बात है। अब अगर हम इस पूरे दौर की एक तुलनात्मक तस्वीर देखें, जैसे यूरोपीय शक्तियों की। हाँ, कर सकते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए, नौसैनिक ताकत पर जोर दिया, मसाला व्यापार मुख्य फोकस था। ठीक है, फिर डच और फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए। हाँ, फ्रांसीसी देर से आए, लेकिन उन्हें राज्य का समर्थन हासिल था, जो एक बड़ी बात थी। और भारतीय शक्तियों में मुगल औरंगजेब के समय सबसे बड़े थे, पर अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहे थे। दक्षिण में कृष्णदेवराय शुरुआती दौर में ने विजयनगर को शिखर पर पहुंचाया। और पश्चिम में शिवाजी महाराज। जी, पश्चिम में शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति की नींव रखी, जो आगे चलकर बहुत बड़ी ताकत बनी। अच्छा, और प्रशासन में क्या मुख्य अंतर थे? मुगल, विजयनगर, मराठा और ये शुरुआती यूरोपीय कंपनियां। देखिए, मुगल प्रशासन केंद्रीकृत था, मनसबदारी और जब्त प्रणाली उसकी पहचान थी। ठीक है। विजयनगर में नायक प्रणाली थी, जो थोड़ी विकेंद्रीकृत थी। मराठों ने अष्टप्रधान व्यवस्था अपनाई और राजस्व के लिए चौथ सरदेशमुखी पर निर्भर थे। और यूरोपीय कंपनियां शुरू में तो बस अपनी फैक्ट्रियों और बस्तियों का प्रशासन देखती थीं। वो मुगलों या स्थानीय शासकों से फरमान हासिल करने पर ज्यादा निर्भर थीं। समझ गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, परीक्षा के नजरिए से। प्रीलिम्स के लिए क्या खास ध्यान में रखना चाहिए इस दौर से? हाँ, प्रीलिम्स के लिए देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे 1498 वास्को डी गामा का आगमन, 1600 EIC का चार्टर, 1602 VOC का गठन, 1664 फ्रांसीसी कंपनी का गठन, हाँ, फिर 1680 शिवाजी महाराज की मृत्यु, 1699 खालसा पंथ की स्थापना और सबसे महत्वपूर्ण 1707 औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, ये तारीखें याद रखनी है। और व्यक्तित्व में यूरोपीय खोजकर्ता और राजदूत जैसे वास्को डी गामा, हॉकिंस, रो, फ्रांसवा मार्टिन। भारतीय शासकों में कृष्णदेवराय, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी महाराज। ये नाम महत्वपूर्ण हैं। और कुछ खास शब्दावली जैसे फरमान, जमींदारी। हाँ, बिल्कुल। फरमान, जमींदारी, चौथ, सरदेशमुखी, फैक्ट्री, चार्टर, मनसबदारी, जब्त, नायक प्रणाली, अष्टप्रधान, इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अच्छा। और यूरोपीय बस्तियों के स्थान? हाँ, मुख्य बस्तियों के स्थान गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, पौंडीचेरी, कलकत्ता। मैप पर इनकी लोकेशन देख लेना अच्छा रहेगा। ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। मेंस के लिए किस तरह के विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मेंस के लिए सिर्फ तथ्य काफी नहीं है, विश्लेषण चाहिए। जैसे यूरोपीय शक्तियों के आने की प्रकृति क्या थी? मतलब वो सिर्फ व्यापार करने आए थे या उनके इरादे कुछ और थे? और वो व्यापार से क्षेत्रीय शक्ति बनने की तरफ कैसे बढ़े, ये समझना होगा। सही है। और औरंगजेब का शासनकाल? औरंगजेब का शासनकाल क्यों महत्वपूर्ण है? उसे मुगल साम्राज्य का शिखर और पतन की शुरुआत का काल क्यों मानते हैं? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देने आने चाहिए। और अर्थव्यवस्था पर असर? मराठों का उदय? मुगलों के लिए मराठों का उदय एक चुनौती कैसे बना? उनकी सफलता के क्या कारण थे? विजयनगर का महत्व, मुगल प्रशासन की विशेषताएं और कमियां, ये सब मेंस के लिए जरूरी हैं। जी हाँ, मुगल प्रशासनिक और आर्थिक संरचनाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब मेंस के लिए घटनाओं के बीच के कनेक्शन को समझना और उनका विश्लेषण करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, 1498 से 1707 का ये जो दौर था, ये भारतीय इतिहास का एक तरह का संक्रमण काल था। बिल्कुल, ट्रांजिशन पीरियड था। एक ओर मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, तो दूसरी ओर यूरोपीय ताकतें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। और मराठों जैसी एक क्षेत्रीय शक्तियां भी उभर रही थीं। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने इस नाजुक संतुलन को कह सकते हैं तोड़ दिया। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, एक टर्निंग पॉइंट। इसके बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ, बिखराव शुरू हो गया और इससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया, पावर वैक्यूम। और इसी शून्य को भरने के लिए फिर अगली सदी में संघर्ष हुआ, जबरदस्त संघर्ष हुआ यूरोपीय शक्तियों के बीच, खासकर अंग्रेज और फ्रांसीसी और मराठों जैसी भारतीय शक्तियों के बीच भी। तो ये जो दौर था 1498 से 1707 का, इसने उस आने वाले संघर्ष की जमीन तैयार कर दी थी। इसने भविष्य के भारत की कहानी की नींव रखी, जिसमें संघर्ष था, बदलाव था और आखिरकार उपनिवेशवाद की ओर बढ़ते कदम भी थे। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर औरंगजेब के उत्तराधिकारी मजबूत होते
और मुगल साम्राज्य को एकजुट रखने में कामयाब हो जाते, या फिर अगर यूरोपीय शक्तियां उस समय इतनी ताकतवर बनकर भारत न आई होती तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? ये सोचने वाला सवाल है। इतिहास की वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार करने को मजबूर करता है। व्हाट इफ? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने 1498 से 1707 तक के इस महत्वपूर्ण और जटिल कालखंड के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी तैयारी में खासकर एग्जाम्स के लिए मददगार साबित होगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज का कोई भी पार्ट आपसे छूट न जाए।